नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर 130 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। सीएम धामी ने चौबट्टा खाल पहुंचकर 22 विभागीय योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम धामी ने पोखड़ा, सिडियाखाल, चंपेश्वर, झंगारबौ समेत कई अन्य सड़कों का भी लोकार्पण किया, जबकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चौबट्टा खाल में पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करने के साथ ही गरुड़ खाल के क्षेत्र में सड़क का डामरीकरण और हलौड़ी पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं सतपाल महाराज ने लैंसडाउन क्षेत्र का नाम बदलकर इसका नाम स्वर्गीय विपिन रावत नगर नाम रखने की मांग रखी है। सीएम ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को गिनवाया और कहा कि नकल विरोधी कानून से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। के धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को विकास का एक नया सोपान प्राप्त होगा और हम सब का प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उत्तराखंड के भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जहां जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को लेकर हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पेयजल हमारी प्रमुख योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर है। इन सभी को धरातल पर उतारेंगे और जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है जल्दी उनका लोकार्पण भी करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हरिद्वार के जयराम आश्रम पहुंचे यशपाल आर ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में देश का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करके भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। साथ ही विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। पूरे उत्तराखंड में वो जनता से संवाद करेंगे और सत्याग्रह के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उसके 24 घंटे के में ही राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी जाती है। तो ये सवाल आखिरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का एक कुत्सित प्रयास है, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, हमें इसका जवाब चाहिए। और आज पूरे प्रदेश की कांग्रेस के साथी सहयोगी कार्यकर्ता इस मुहिम में, इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हैं और इस लड़ाई को निरंतर प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ जो कि उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लगातार कांग्रेस के ऊपर हमला बोल रहे हैं। जहां उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और वो जो भी बोलते हैं उसका फायदा सीधे तौर पर भाजपा को होता है। अब उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है। गणेश जोशी ने कांग्रेस को डूबता हुआ नहीं बल्कि आधा डूबा हुआ जहाज बता दिया है। उन्होंने कहा कि एक होता है डूबा हुआ जहाज और एक होता है आधा डूबा जहाज। आज कांग्रेस वही है जिस तरह की कांग्रेस की हालत है। आपको जल्द ही ऐसा दिखाई देगा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, जो आज कांग्रेस की स्थिति है, एक तो होता है डूबता हुआ जहाज और एक होता है कि आधा से ज्यादा पानी में डूब गया, बिल्कुल डूबने वाला हो। आज कांग्रेस उस स्थिति में है और सरकार का दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। कोई जरूरी नहीं कि कुछ दिनों में आपको दिखाई दे कि कांग्रेस में कुछ बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्कूलों में प्राचार्य के पदों की भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया है। धन सिंह रावत ने कहा है कि हम 100% प्राचार्य की भर्ती करेंगे। सरकारी स्कूलों में इस वक्त बड़ी संख्या में प्रिंसिपल की कमी है। दूसरी तरफ शिक्षक संगठन लगातार मांग करते आ रहे हैं कि 50% प्रिंसिपल की भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से की जाए। इन भर्तियों को आयोग नहीं करेगा। तो सरकार देखिए, मैंने सारे शिक्षक संगठनों की पहले बैठक की और बैठक के बाद ही शिक्षक संगठनों ने कहा कि 50% जो है प्रिंसिपलों के पद जो है सीधी भर्ती से किए जाएं। वो सीधी भर्ती आयोग नहीं करेगा, वो भी उन्हीं में से बनेंगे, कोई अलग से तो आ नहीं रहे। और मुझे लगता है कि पहली बार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 100% जो है प्राचार्य भरेंगे।
हम पहले सबका प्रमोशन करने जा रहे हैं और प्रमोशन के बाद जितने पद खाली होंगे उसके बाद सीधी भर्ती से किए जाएंगे, लेकिन लेक्चरर के साथ में, क्योंकि जो भी प्राचार्य बनेगा उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम लेक्चरर है। तो लेक्चरर मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। यहाँ पर योगेश सेमवाल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, सीधी भर्ती की बात कर रहे हैं आयोग से कोई भर्ती नहीं होगी, क्या इसका पूरा? हाँ जी बिल्कुल जानना चाहेंगे इस खबर को आपसे। आपको बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जब हम बात करें तो इस समय स्कूलों में बहुत कमी है प्राचार्यों की। स्थिति ये है कि जब प्राचार्यों की कमी है तो क्योंकि मॉनिटरिंग करना पूरी जिम्मेदारी जो है वो प्राचार्य की होती है, एक प्रिंसिपल ही देखता है कि स्थिति स्कूल की कैसी है। जब प्राचार्य नहीं है, प्रिंसिपल की कमी है, तो इस वजह से जो पठन पाठन की जो प्रक्रिया होती है वो भी प्रभावित होती है। इसी को देखते हुए लगातार मांग हो रही है। शिक्षक संघ जो है उन्होंने कहा है कि एलटी से ही आप शिक्षकों को लीजिए, अन्य जो शिक्षक हैं उनसे ही आप प्रमोशन करके आप बनाइए। लेकिन शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से कहा है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम एलटी से जो है किसी को भी प्राचार्य नहीं बना सकते हैं। कम से कम जो है उसके पास लेक्चरर के जो है उसके पास वो उस पोस्ट में होना ही चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जल्दी नई भर्तियां निकलेंगी। कोशिश ये की जा रही है कि प्राचार्य जो है वो जल्द से जल्द पूरे भर लिए जाएं उत्तराखंड में, क्योंकि शिक्षा को लेकर जब बात करें तो लगातार प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक जो कसमकस चलती रहती है। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, खासतौर पर मसूरी, नैनीताल, देहरादून की बात करें तो ये भारत के टॉप एजुकेशन हब में आते हैं। योगेश, लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या, अगर ऐसा होता है, अगर इस तरह से सीधी भर्ती होती है तो चुनौतियां क्या सामने आएंगी? जी बिल्कुल, एक चुनौती तो बिल्कुल रहेगी। शिक्षक संघ नाराज हो रहे हैं, नाराज हो सकते हैं और ज्यादा उनकी मांग है कि हम में से बीच में से लिया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि कहा जा रहा है कि नहीं होगी, सीधी भर्ती होगी तो उससे हो सकता है कि नए युवाओं में कई लोग को मौका मिले। इसको भी कई शिक्षक संघ जो है वो नामंजूर कर रहे हैं, उन्हें मंजूर नहीं है इस बात का कि सीधे वो कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने इतना टाइम दिया है तो हमसे ही किसी को होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि शिक्षा मंत्री की बात करें या जो विभाग है उसकी बात करें, उसने जरूर कहा है कि मौका सबको मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि भर्ती भी होगी, भर्ती होकर भी जो है वो प्राचार्य आएंगे। चलिए, योगेश सिंबल हमारे सहयोगी बता रहे थे, जो 100% पदों पर भर्ती करने की बात यहाँ पर की गई है और आयोग से नहीं बल्कि सीधी भर्ती की जाएगी और इन पदों को भरने की कोशिश। लेकिन इसमें कई तरह की चीजें भी सामने आएंगी जिस पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है, या फिर देखना यह है कि किस तरह से ये सारा प्रारूप तैयार किया जाएगा और आगे इस पर काम होगा। कोविड की बात कर लेते हैं। कोविड की वजह से 2020 और 2021 में उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली चार धाम यात्रा सही तरीके से सुचारू नहीं हो पाई थी, जिसके चलते उत्तराखंड को आर्थिक रूप से तो भारी नुकसान हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो श्रद्धालु जो चार धाम यात्रा में आना चाहते थे वो भी नहीं आ पाए। वहीं जब 2022 में कोरोना महामारी से हालात सामान्य हुए और प्रशासन द्वारा सख्ती को कम किया गया और चार धाम यात्रा शुरू हुई तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चार धाम यात्रा करने के लिए पहुंचे, जिसके चलते प्रशासन ने स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी कई समस्याएं देखी। एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के सामने यही चैलेंज फिर से खड़ा हो गया है। चार धाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने को तैयार हैं। अभी तक कई लाख श्रद्धालुओं ने अपने ऑनलाइन बुकिंग भी करवा दी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं। इन्हीं से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सचिव के साथ कई सारे बैठकें भी ले रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि हम इस बार अपनी तैयारियों को बहुत पुख्ता कर रहे हैं। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि इस बार हम समय समय पर एसओपी जारी करेंगे और एसओपी में जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा वो होगा कि चार धाम यात्रा में जाने से पहले यात्री अपने आप को उत्तराखंड के वातावरण में ढाल लें। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग समय समय पे चारधाम यात्रा के दौरान एसओपी जारी करेंगे और एसओपी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम हाईलाइट करेंगे वो जो आपने कहा एक्लिमेटाइजेशन, कि पहाड़ चढ़ने से पहले अपने आप को प्रॉपरली एक्लिमेटाइज कर ले। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट इस बार पूरे चारधाम रूट में हेल्थ एटीएम्स जो है लगा रहा है और नीचे जहाँ पे यात्रा शुरू होगी जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम लोग टूरिज्म विभाग के साथ मिलके हम लोग जो हेल्थ पैरामीटर्स हम लोग जो 55 इयर्स से ऊपर हैं उनसे हम लोग हेल्थ के बारे में जानकारी लेंगे ताकि उनकी कांस्टेंट हम लोग मॉनिटरिंग।
योगेश हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, एसओपी जारी करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब तादाद या संख्या ज्यादा श्रद्धालुओं की बढ़ जाती है तो व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। ऐसे में इंतजामों की बात की जा रही है। क्या पूरी रणनीति होगी सरकार की इस बार, ताकि ये यात्रा पूरी तरह से सफल रहे और किसी को कोई परेशानी ना हो? बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक बात सही कही कि जब एकाएक संख्या बढ़ जाती है तो जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट इस चीज को संभाल नहीं पाता है और बिगड़ जाता है मैनेजमेंट। ये पिछली बार देखने के लिए भी मिला जब उम्मीद से कई ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए। पिछली बार की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए थे। इस बार उससे ज्यादा श्रद्धालुओं को पहुंचने की उम्मीद है। उम्मीद इतनी ज्यादा है कि अभी से ही होटल और अगर बात करें सारे के सारे बुक हो चुके हैं। ऑनलाइन बुकिंग बहुत तेजी से चल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधा को किस तरह से पुख्ता किया जाए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछली बार देखने के लिए मिला था कि कई लोगों की सांस की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। वो श्रद्धालु जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसे में इस बार ऐसा कुछ ना हो, तो इसको लेकर जब स्वास्थ्य सचिव से पूछा गया, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव के साथ लगातार मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बैठक ले रहे हैं, यही जानकारी ले रहे हैं, पर्यटन मंत्री बैठक ले रहे हैं कि आखिर इस बार ऐसा क्या करें कि जो पिछली बार की गलतियां ना दोहराई जाएं। तो उन्होंने जो बताया उनका यही कहना था कि हेल्थ एटीएम, परसों ही यहाँ पे उत्तराखंड में एक हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया गया है। वो हेल्थ एटीएम जो है 1 मिनट में पूरे की पूरी बॉडी को स्कैन कर देता है, 70 से ज्यादा जो है वो टेस्ट कर देता है। वो हेल्थ एटीएम जगह जगह पर लगाए जाएंगे जो यात्रियों के लिए होंगे। अगर उन्हें थोड़ा भी वो लगता है तो तुरंत वो जो है वहीं पर अपना ब्लड टेस्ट करके 70 से ज्यादा, जिसमें दिल की बीमारी, कोई भी बीमारी जो है वो सामने आ जाएगी। तो वो तो लगाए ही जा रहे हैं। उसके साथ ही अगर बात करें तो जो पर्यटन मंत्री पिछले बार से लगातार दोहरा रहे थे कि हम कहेंगे कि आप लगातार जैसे ही आते हैं, अगर आप हरियाणा से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, तो आप सीधे जो है वो केदारनाथ या बद्रीनाथ के लिए मत जाइए। कुछ समय यानी कम से कम 24 घंटे तो आप जो है वो अगर हो सके तो ऋषिकेश, श्रीनगर, इन जगहों में गुजारिए, ताकि उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो हैबिट हो जाए और आगे जा सके। तो ये सारी चीजें करने के लिए तैयार है। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टरों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर लगाया जा रहा है। यानी सरकार पूरी तरह से इस बार अपने इंतजाम चाक चौबंद रखेगी ताकि किसी तरह की कोई परेशानी किसी को ना झेलनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी देने के लिए। पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले में एसआईटी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। 60 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें से 20 नकल माफिया और 40 अभ्यर्थी शामिल हैं। नकल माफियाओं के ठिकानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की सहायता से 40 अभियुक्तों को लोक सेवा आयोग को लिस्ट भेजकर 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए अब एसआईटी हरिद्वार ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी माननीय न्यायालय में मजबूत साक्ष्य पेश करके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगी। स्थानों पर पब्लिक सर्विस कमीशन में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रकरण में एसआईटी हरिद्वार को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जांच सौंपी गई थी, जिसमें प्राथमिक रूप से जो है इसमें मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें 7 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। साक्ष्यों को एकत्र करते हुए एसआईटी टीम ने करीब 20 ऐसे अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया था जो विभिन्न तरीकों से छात्रों से अवैध रूप से धन लिया था और विभिन्न स्थानों पर परीक्षा प्रश्न पत्र को पढ़ाया था। उन 20 के साथ साथ ऐसे 40 परीक्षार्थी भी चिन्हित हुए जिनके द्वारा अनैतिक रूप से ऐसे प्रश्न पत्रों को पढ़ के परीक्षा को पास किया गया था या परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो कुल 60 लोग पर जो है आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसमें 20 ऐसे अभियुक्त हैं जो नकल माफिया की चेन में जुड़े हुए थे और 40 अभ्यर्थी हैं जिनको माननीय जो आयोग है हमारा उससे भी उनको नोटिस देकर डिबार्ड कर दिया गया 5 साल के लिए। अभी विवेचना चल रही है और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। अन्य कुछ साक्ष्य फोरेंसिक के आने हैं जो न्यायालय में नियमानुसार दाखिल कर दिए जाएंगे। रुपेश वालिया हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, जिस तरह की कार्रवाई यहां पर की जा रही है और क्या अपडेट है इस खबर पर आपके पास? साठ अभियुक्तों के खिलाफ यहां पर चार्जशीट दाखिल की गई। रुपेश हमारे सहयोगी तक हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की, जैसे उनसे बातचीत होती है हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला ऐसा है, हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि जो लोग इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। फिलहाल जो है पटवारी लेखपाल पेपर लीक का जो मामला है उसमें ये एसआईटी का बड़ा एक्शन माना जा रहा है। 60 ऐसे अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और 20 नकल माफिया और 40 अभ्यर्थी इसमें शामिल है। रुपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी रुपेश वालिया जुड़ चुके हैं। रुपेश, अपडेट जानना चाहेंगे इस खबर पर? देखिए रविंद्र, यहाँ पर पटवारी लेखपाल प्रकरण जो हुआ था, ये पेपर लीक प्रकरण, इसमें एसआईटी ने एक बहुत बड़ी
काम यहाँ पर किया है कि 85 दिन के भीतर ही 60 लोगों के खिलाफ यहाँ पर चार्जशीट फाइल कर दी गई है। जो 60 लोग हैं उनमें 20 नकल माफिया हैं जिन्होंने विभिन्न तरीकों से जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नकल कराने का, पैसे लेकर नकल कराने का काम किया है। और 40 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो चिन्हित किए गए हैं एसआईटी द्वारा, उनके खिलाफ भी लोक सेवा आयोग को एसआईटी ने पत्र लिख दिया है कि अगले 5 साल तक वो किसी भी परीक्षा में सम्मिलित ना हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो उसके बाद लोक सेवा आयोग ने वो जो 40 अभ्यर्थी हैं उन्हें अगले 5 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि वो किसी परीक्षा में यहाँ पर भाग नहीं ले सकते हैं। एसआईटी की यदि एसआईटी इंचार्ज की माने तो एसआईटी इंचार्ज ने साफ साफ यही कहा है कि क्योंकि प्रकरण बहुत बड़ा प्रकरण था, तो ऐसे में चार्जशीट फाइल करना और कम दिनों में चार्जशीट फाइल करना ये उनके सामने चुनौती के समान था। इसी को देखते हुए 85 दिन में ही एसआईटी ने यहाँ पर 60 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दिया है। और एसएसपी अजय सिंह का साफ साफ कहना यही है कि जो भी 60 लोग हैं उन्हें के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जो भी संबंधित साक्ष्य हैं वो न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, देश सहित प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने अपनी दस्तक दे दी है। इसी के मद्देनजर जनपद पौड़ी का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। एसीएमओ रमेश कुंवर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनपद पौड़ी में भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते जनपद में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी, जिनमें से एक पाबौ और दूसरा कलजी खाल ब्लॉक का रहने वाला था। डॉक्टर कुंवर ने बताया कि दोनों ही मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ ही घर में आइसोलेट कर दिया गया है और इनका इलाज किया जा रहा है। कोरोना के मद्देनजर जनपद पौड़ी में 866 बेड उपलब्ध है और इन सभी में ऑक्सीजन की भी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। इसके साथ ही जनपद में 15 ऑक्सीजन के प्लांट संचालित हो रहे हैं, जबकि 172 वेंटिलेटर जनपद में इस समय उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जनपद में पर्याप्त मात्रा में दवा, मास्क, किट उपलब्ध है और स्वास्थ्य विभाग संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पौड़ी में अभी ही पिछले हफ्ते लगभग 2 केसेस आए थे। तो 2 केसेस, एक आपका इधर कलजी खाल ब्लॉक का है और एक केस पाबो का है। और जो कलजी खाल ब्लॉक का जो केस है वो अग्रोड़ो का केस था और दोनों में कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री तो है नहीं और माइल्ड साइन सिम्टम्स हैं इनके। तो इनका शुरुआत में इनका एंटीजन टेस्ट कर दिया गया था जिसमें पॉजिटिव पाए गए थे, तो इनको ट्रीटमेंट देकर आइसोलेशन में रख दिया गया है। और जनपद की तैयारियों के बारे में बात करें तो जनपद में लगभग कोविड के लिए अभी 866 बेड हमारे पास कोविड के हैं, जिसमें लगभग 1500 बेड में से 866 बेड कोविड के लिए आरक्षित थे और अभी भी हैं, जिनमें डायरेक्टली ऑक्सीजन हर बेड में अभी तक है। और लगभग 15 ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ पे हमारे फंक्शनल है और 172 वेंटिलेटर्स हमारे पास इस टाइम पे हैं, जिसमें से आईसीयू बेड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन सारी सुविधाएं हैं, वो करीब 169 बेड्स हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।